हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं राजेश सर आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं काबिल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो हम हो गए हैं लाइव फिर से एक बार। आप सब भी जितनी जल्दी हो सके काबिल एकेडमी के इस स्पेशल लाइव सेशन में जुड़ जाएं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, मैंने WB टेट के कुछ EVS के मैंने पेपर मैंने खंगाले और मैंने देखा कि वहाँ पे आपका स्टैटिक जीके भी काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पे साइंस, फिजिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो EVS के तो बहुत सारे सवाल मैंने बना के दे दिए हैं, बहुत सारे वीडियोज़ भी मैंने आपको दिए हैं, लंबे लंबे वीडियो दिए हैं। आज की 3 वीडियो आपको मिलेगी, 3 सेशन, 3 लाइव सेशन, एक के बाद एक प्रीमियर आपको मिलेगी, जहाँ पहले वीडियो में 30 सवाल, दूसरे में 30 सवाल और तीसरे वीडियो में 40 सवाल आपको मिलेंगे। और ये 100 क्वेश्चन आज का जो सेशन है इस लाइव सेशन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ़ोन लगाए, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, चैट करें, सभी दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों को बताएं कि काबिल एकेडमी पे लाइव सेशन हो रहा है। 3 वीडियोस की एक के बाद एक धुआंधार। आप सब जितनी जल्दी हो सके जुड़े पूरे जोश के साथ, क्योंकि देखिए पूरे दिन भर में कुछ ना कुछ घंटे तो बहुत आपके वेस्ट होते होंगे, तो क्यों ना इस समय को इस वक्त इस लाइव के साथ आप लोग यूटिलाइज कर ले। बहुत मज़ा आने वाला है। क्वेश्चन आंसर सेशन है, एक्सप्लेनेशन उतना नहीं होगा, सवाल बहुत ही सिंपल होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सवाल दूंगा, 10 सेकंड का समय दूंगा, 10 सेकंड से 15 सेकंड समय दूंगा, उसमें आपको इन सवालों का जवाब देना है। तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग जुड़ जाए, सबको बता दें और मेरे साथ लाइव हो जाए। सवालों का जवाब करते रहे, कमेंट में मैं आपके सवालों का जवाब देता रहूँगा और देखता रहूँगा कि आपने जवाब कैसा किया है। और मैं देखना चाहता हूँ कि 3 सेशन है, 30 और 40 का, यानी कुल 100। तो आप लोग ज़रूर मुझे बताएं कि आप लोगों को आउट ऑफ 100 या आउट ऑफ 30 फर्स्ट वीडियो में कितना मिला, सेकेंड वीडियो के आउट ऑफ 30 में कितना मिला, और तीसरी वीडियो जो 40 क्वेश्चंस की होगी वहाँ आउट ऑफ 40 में आपको कितना मिला। तो चले शुरू करें, फटाफट जुड़ जाएं। देखिए आज का पहला सवाल जो आप इस वक्त जो है अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सवाल पिछले सवालों को खंगालने के बाद मुझे समझ में आया कि इन सवालों को कराना भी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ स्पेशल 100 क्वेश्चन बनाने में लगभग 3 से 4 दिन का समय लग गया, क्योंकि बिना रिसर्च के और बिना अनुसंधान के इसे बनाना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी कमी भी पूरी कर दी जाए। और ऐसे भी आप लोग कह रहे थे कि EVS से कुछ और वीडियो दे, तो ये 3 वीडियो अंतिम वीडियोस होगी फिलहाल WB टेट के एग्जाम्स के लिए, और CTET के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, पर WB टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखें, उसके बाद हम लोग इंग्लिश पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी में इस महीने बहुत सारे क्लासेस देने वाले हैं। उसके बाद 1 दिसंबर से आपका प्रैक्टिस सेशन प्रीवियस ईयर WB टेट के सारे सवालों को सॉल्व किया जाएगा आपके सामने। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है, विच एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन holds the record of the maximum number of spacewalks by a female, यानी कि अंतरिक्ष में चलने का एक महिला के द्वारा 7 बार अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने का मैक्सिमम नंबर का जो रिकॉर्ड है वो एक भारतीय मूल की महिला है, एस्ट्रोनॉट है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कल्पना चावला, मौमिता दत्ता, स्वाति मोहन और सुनीता विलियम। जल्दी से इस सवाल का आंसर करें, फटाफट करें, चलिए जल्दी से इस सवाल का आंसर करें। मैं आपके जवाब यहां देख रहा हूं। ठीक है, जल्दी 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 जुड़ जाए, सबसे कहें जल्दी जुड़ जाने के लिए, क्योंकि बहुत ही रैपिड सेशन, फायर सेशन होने वाला है। हाँ, रैपिड फायर होगा ये सेशन, काफ़ी जल्दी जल्दी हम लोग सवालों को करेंगे। ठीक है, स्लो नहीं होगी वीडियो। तो जवाब आने शुरू हो गए हैं सबके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। काफ़ी लोगों को इस थोड़ा कन्फ्यूजन भी है, कुछ लोग कल्पना चावला में भी जा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, बहुत ही महान एस्ट्रोनॉट थी भारतीय मूल की। चलिए, तो वो कौन थी महिला जिसने 7 बार स्पेस वॉक करके मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है अपने नाम किया इंडियन ओरिजिन की? तो इसका सही जवाब है आपका सुनीता विलियम। इसका सही जवाब क्या है आपका? सुनीता विलियम। तो ये रहा आपके सामने। ठीक है, आई होप आप लोगों ने सही आंसर किया है। मिलान कर ले और नंबर ले ले, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, एक नंबर सही है तो 1 नंबर आपको मिल गए। चलिए आगे देखते हैं। जोजिला पास कनेक्ट्स, जोजिला पास जो है ये किसे कनेक्ट करता है? ठीक है, बताइए जोजिला पास किसे कनेक्ट करता है? जल्दी से आंसर करें। श्रीनगर एंड ले, अरुणाचल एंड तिब्बत, चंबा एंड स्पीति और कालिम्पोंग एंड लासा। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। जोजिला पास कनेक्ट्स, जोजिला पास जो है ये लद्दाख के कारगिल डिस्ट्रिक्ट में है,
और ये जो है इट कनेक्ट्स द यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख एंड कश्मीर एंड ऑल्सो नोन एज माउंटेन पास ऑफ ब्लिजार्ड्स। इसे हम लोग माउंटेन पास ऑफ ब्लिजार्ड्स भी कहते हैं और इट रन्स एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3528 मीटर्स। तो ये किसे कनेक्ट करता है? जी हाँ, इसका सही जवाब है श्रीनगर एंड लेह। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है श्रीनगर एंड लेह। काफ़ी बढ़िया आंसर किया है आप लोगों ने, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आगे देखिए, ठीक है। कुल्लू वैली इज लोकेटेड अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस। तो कुल्लू वैली इनमें से किस पर्वत श्रेणियों के बीच जो है उपलब्ध है, ठीक है। तो Lower Himalayan and Great Himalayan ranges located in northern India. 4 ठीक है। अगला सवाल है कुल्लू वैली इज लोकेटेड अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस। कुल्लू वैली इनमें से किस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? ये आपका सवाल है। लद्दाख एंड पीर पंजाल, लेसर हिमालय एंड शिवालिक, धौलाधर एंड पीर पंजल और रंजोती एंड नंगा पर्वत। इस सवाल का आप जवाब करें जल्दी, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दें। ये नॉर्दर्न इंडिया में भारत की जो राजधानी है दिल्ली, तो नॉर्दर्न उत्तरी भारत में भारत की राजधानी दिल्ली से 497 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश, पता ही है आपको, कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही सुंदर सा जगह है, हाँ, टूरिस्ट स्पॉट भी है। और ये दो पर्वत श्रेणियों के बीच जो है सैंडविच हो गया है, उसका नाम क्या है, ठीक है। इसका सही जवाब होगा धौलाधर एंड पीर पंजाल। इसका सही जवाब क्या है? धौलाधर एंड पीर पंजाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पास इन हिमाचल प्रदेश इज शिपकिला, जोजिला, नथुला, जलेपला। अ पास इन हिमाचल प्रदेश इज शिपकिला, जोजिला, नथुला, जलेपला। जवाब दे इसका। क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट कर जल्दी बताएं, देखें क्या होगा। क्या ये शिपकिला है, जोजिला है, नथुला है, या फिर यह है जलेपला? तो हिमाचल प्रदेश के एक पास का क्या नाम है? इसका नाम क्या है हमारा? शिपकिला। देख लीजिए, आप लोगों से बहुत लोगों ने सही आंसर किया है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, अच्छी पढ़ाई चल रही है आप लोग की, और ऐसी ही पढ़ाई तो होनी चाहिए, है कि नहीं? पढ़ाई हो तो ऐसी ही हो, ठीक है। जो गलतियां कर रहे हैं उनके पास में सीखने के लिए बहुत कुछ है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। द नेम ऑफ द स्पेस शटल विच कैरिड द इंडियन बोर्न कल्पना चावला इनटू स्पेस वाज। उस स्पेस शटल का नाम बताइए जिसने भारतीय मूल की कल्पना चावला को अंतरिक्ष में ले गया था। हालांकि वापस आने समय वह स्पेस शटल फट गया और कल्पना चावला जी की मौत हो गई। कोलंबिया, चैलेंजर, अटलांटिस और एंडीवर, इसके बारे में आपको पता है, ठीक है। नेम ऑफ द स्पेस शटल विच कैरिड द इंडियन बोर्न कल्पना चावला इनटू स्पेस वाज। करें, इसका सही जवाब करें, क्या होगा? ठीक है, बहुत लोग यहां पे आंसर कर रहे हैं। इसका सही जवाब होगा कोलंबिया। इसका सही जवाब क्या होगा? कोलंबिया। उनका, कल्पना चावला जी को जो पहला मिशन था वो शुरू हुआ था 19 नवंबर 1997 को, जो कि एक 6 एस्ट्रोनॉट का एक दल था, उसकी एक मेंबर थी। और वो स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट, जिसका नंबर था STS-87, STS-87 उस 6 क्रू के मेंबर की एक सदस्य थी। और चावला वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इन स्पेस। और भारतीय महिलाओं में कल्पना चावला पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई। द सोलर सिस्टम वॉज डिस्कवर्ड बाई डैश एंड ही वॉज फ्रॉम डैश। हमारा जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, ये इसकी खोज किसने की थी और जिसने की थी वो कहाँ के हैं? ये आपके ऑप्शन है, केपलर जर्मनी, गैलीलियो गैलीली इटली, टोलेमी इजिप्ट और निकोलस कोपर्निकस पोलैंड। बताइए। द सोलर सिस्टम वॉज डिस्कवर्ड बाई,
जवाब करें इसका। बहुत ही बेसिक सा सवाल है जो आप लोगों ने, मुझे लगता है कि आप लोगों ने स्कूलों में भी पढ़ा है या फिर आप लोगों ने जीके की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन से जरूर आपका पाला पड़ा होगा। बताएं सोलर सिस्टम को किसने डिस्कवर किया था और वो कहां से थे? बी 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 ए। बहुत लोगों का जवाब थोड़ा सा अलग है, लेकिन काफी लोग सही आंसर भी दे रहे हैं। इसका सही जवाब होगा सोलर सिस्टम का, ठीक है, क्या होगा इसका सही जवाब होगा, ठीक है, निकोलास कोपरनिकस, पोलैंड। इसका सही जवाब क्या होगा? निकोलास कोपरनिकस, पोलैंड। ठीक है, तो सोलर सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय निकोलास कोपरनिकस। ठीक है, तो उन्होंने ही एक अल्टरनेटिव थ्योरी उन्होंने दिया था that the earth was a planet orbiting the sun and that all planet moved in circles one inside the other। ये बात भी निकोलस कोपरनिकस ने ही, जो पोलैंड से है, उन्होंने बताई थी। अगला सवाल, which constellation is known as the सप्तऋषि? ठीक है, किस कॉन्स्टेलेशन को हम लोग सप्तऋषि के नाम से कहते हैं? उर्सा मेजर, कैनिस मेजर, स्मॉल बियर और ओरियन। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगे और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ इसको शेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सर मुझे ऐसा लग रहा था कुछ गैप हो जा रहा है, तो इसलिए मैंने ये शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। विच कॉन्स्टेलेशन इज नोन एज द सप्तऋषि? फटाफट जवाब करें इसका। सबके जवाब आने शुरू हो गए, बहुत अच्छा, आप सब जुड़े हैं और जितना हो सके आप लोग जल्दी से लाइव हो जाइए। ठीक है, आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और एक बार में ही सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाने हैं। जितना हो सके मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो आंसर बोल के मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उर्सा मेजर। सही आंसर क्या होगा? उर्सा मेजर। ये जो उर्सा मेजर है इसे ही हम लोग सप्तऋषि कहते हैं, जिसमें 7 तारे होते हैं। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे देश के 7 महान ऋषियों के, जिनके नाम क्या है? ऋषि वशिष्ठ, ऋषि मारीची, ऋषि पुलस्त्य, ऋषि पुलह, ऋषि अत्रि, ऋषि अंगिरस और ऋषि क्रतु। इन्हीं 7 ऋषियों के नाम से उर्सा मेजर को जो है सप्तऋषि के नाम से पुकारा जाता है। अगला सवाल, द फर्स्ट स्पेसशिप सेंट आउट ऑफ द सोलर सिस्टम वाज। तो पहला स्पेसशिप जो कि सोलर सिस्टम यानी पहला अंतरिक्ष यान जो सोलर सिस्टम में भेजा गया था, क्या नाम है? ठीक है, चंद्रयान 2, मंगलयान, पायनियर 1 और पायनियर 10। जल्दी से इसका जवाब करें। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? यहां देखिए पायनियर 1 दिखा रहा है, लेकिन ये पायनियर 1 नहीं होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका पायनियर 10, जो पहली बार सोलर सिस्टम के बाहर गया था। ठीक है, तो आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, पलक्कड़ गैप कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। पलक्कड़ गैप जो है इनमें से किन 2 राज्यों को जोड़ता है? सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड गुजरात, केरला एंड तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। ठीक है, जवाब दे इसका। पलक्कड़ गैप कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? फटाफट जवाब दे जल्दी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा हमारा केरला एंड तमिलनाडु। सही आंसर क्या होगा? केरला एंड तमिलनाडु। यानी कि पूर्व की तरफ जो नीलगिरी की पहाड़ी है और दक्षिण की तरफ जो अन्नामलाई के हिल्स है, इसके बीच में ये उपस्थित है और लगभग 20 माइल या कह सकते हैं 32 किलोमीटर में ये फैला हुआ है और ये केरला और तमिलनाडु को जो है क्या करता है? कनेक्ट करता है। ठीक है, और सर्विंग एज अ मेजर कम्युनिकेशन रूट बिटवीन दिस 2 स्टेट। दोनों राज्य के बीच जो संपर्क का जो मेन साधन है वो यही है। अगला सवाल, सम प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर गिवन बिलो। सोलर सिस्टम के सौर ग्रह के कुछ यहाँ पे ग्रह के नाम दिए हैं, वीनस, मार्स, अर्थ, जुपिटर और सैटर्न, और अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर रेडियस। बताना है इनका जो रेडियस है यानी कि छोटे से लेके बड़ा, उसके हिसाब से आपको इसको सजाना है। ठीक है, जवाब करें इसका। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? रेडियस के हिसाब से स्मॉल से बिग के क्रम में आपको इसको क्या करना है?
अरेंज करना है। आंसर आने शुरू हो गए आप सभी के, बहुत अच्छा है। अब ज़्यादा समय तो बचा नहीं है आपकी परीक्षा में, है ना, बिल्कुल भी समय नहीं है आपके पास। पूरा जी जान लगा दीजिए, जितने भी लगन है ना, पूरी ईमानदारी से आप लोग पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, कम खाइए, कम सोइए, पर ज़्यादा पढ़िए और समझिए। ज़्यादा पढ़ने से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप थोड़ा सा ही पढ़ें लेकिन उसको ज़्यादा समझें। आप थोड़े को जब ज़्यादा समझते हैं तो वो ज़्यादा समझना कई सारे सवालों का जवाब दे जाता है, और एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो इसका परिणाम आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव कभी नहीं मिलेगा। तो ज़रूरी है कि आपका पढ़ाई का स्टाइल ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। इसका सही आंसर होगा BACED, यानी सबसे पहले कौन होगा? मार्स, उसके बाद कौन होगा? वीनस, उसके बाद कौन होगा? हमारी पृथ्वी C, उसके बाद कौन होगा? सैटर्न, और उसके बाद कौन होगा? ये जुपिटर। आपको पता है जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है कि नहीं? तो चलिए ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, विच हिमालयन पीक इज ऑल्सो कॉल्ड एज सागर माथा। हमने पहले भी ये किया है, ठीक है। किस हिमालयन चोटी को हम लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं? जवाब करें, विच हिमालयन पीक इज ऑल्सो कॉल्ड एज सागर माथा। जल्दी जवाब दे, मैं देख रहा हूं कमेंट आपका फटाफट। और भी लोग जुड़ रहे हैं, 30, 35, 40 लोग तो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि 100 से पार हो जाए ये, फटाफट। सागर माथा, और इसका मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ा दिया है, बहुत ही फेमस है। इसका सही नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को ही सागर माथा के नाम से जानते हैं, जो कि सागर के बहुत ज़्यादा ऊपर, ये सी लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर है, और ऐसा लगता है कि ये इसका शीश है, इसलिए सागर माथा के नाम से नेपाल में ये फेमस है। अगला सवाल, नागटिब्बा एंड महाभारत माउंटेन रेंजेस आर इंक्लूडेड इन। ये दोनों पर्वत श्रेणियां कहाँ है? क्रॉस हिमालयन, ग्रेटर हिमालयन, लेसर हिमालयन, डाउनवर्ड हिमालयन। ठीक है, स्टैटिक सवाल है, जवाब दे इसका। क्या होगा इसका सही आंसर? नागटिब्बा और महाभारत माउंटेन रेंजेस आर इंक्लूडेड इन। क्या होगा इसका जवाब? बोले, जल्दी करें। इसका सही जवाब होगा लेसर हिमालय। क्या जवाब होगा इसका? लेसर हिमालय। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सह्याद्री माउंटेन। इनमें से किसे सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है? ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, शिवालिक रेंजेस और विंध्या रेंज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सह्याद्री माउंटेन। जवाब करें इसका फटाफट। इसका सही जवाब होगा पश्चिमी घाट, यानी कि वेस्टर्न घाट। तो सह्याद्री माउंटेन को हम लोग वेस्टर्न घाट के नाम से पुकारते हैं। और कलसूबाई, यानी कलसूबाई, ठीक है, एक जो कि सह्याद्री पर्वत पे ही लोकेटेड है, ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। तो सह्याद्री माउंटेन वेस्टर्न घाट का ही एक नाम है। विच इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? सदर्न प्लेट्यू, प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर, लद्दाख प्लेट्यू और बाघेलखंड प्लेट्यू। जवाब दे इसका। विच इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन इंडिया। कम ऑन, फटाफट इसका आंसर करें। सबके उत्तर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी बताएं क्या होगा। इसका सही जवाब होगा लद्दाख प्लेट्यू। ठीक है, जो लद्दाख प्लेट्यू है इज द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, बीइंग ओवर 3000 किलोमीटर, यानी कि 3000 से भी ज़्यादा किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और ये हिमालय से लेके जो कुनलुन रेंज है वहाँ तक ये फैला है। और इसमें इंडस रिवर जो वैली है, यानी कि सिंधु नदी घाटी है, ये भी इसमें शामिल है।
वेयर इज अनामुदी पीक, यानी अनामुदी चोटी कहाँ है? सह्याद्री, ईस्टर्न घाट, नीलगिरी माउंटेन रेंज या पालिनी रेंज? इसका जवाब करें, कहाँ है अनामुदी पीक लोकेटेड इन? बताएं। अनामुदी पीक नाम से पहचाने कि इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? सह्याद्री। इसका सही आंसर क्या होगा? सह्याद्री। तो ये जो अनामुदी जो माउंटेन है ये हमारे केरला के आप कह सकते हैं एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट और इडुक्की डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ये स्थित है। और ये दक्षिणी भारत का जो वेस्टर्न घाट है ये सह्याद्री कहते हैं, वहाँ का सबसे ऊंची चोटी है और लगभग 2695 मीटर जो है ये ऊंचा है। ठीक है, इसकी हाइट। विच हिल स्टेशन इज नोन एज द क्वीन ऑफ सतपुड़ा? कौन सा वो हिल स्टेशन है जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? पंचमरही, नीलगिरी, महेंद्रगिरी या कार्डामम? ठीक है, जवाब करें। विच हिल स्टेशन इज नोन एज द क्वीन ऑफ सतपुड़ा? कम ऑन, जल्दी जवाब दें। देख रहा हूं आप सबके आंसर। ठीक है, इसका सही जवाब होगा पंचमढ़ी। क्या जवाब है इसका? पंचमढ़ी को सतपुड़ा की महारानी कहा जाता है। एक्चुअली पंचमढ़ी जो है ये सतपुड़ा की रानी या क्वीन ऑफ सतपुड़ा कहा जाता है। ठीक है, चारों तरफ से प्रकृति, इसकी हिस्ट्री और मैथोलॉजी जो है वो सतपुड़ा की जो पर्वत श्रेणी है उसमें चारों ओर फैली हुई है। आगे है लोकटक क्या है? व्हाट इज लोकटक? वैली है, लेक है, रिवर है, माउंटेन रेंज है? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस डब्ल्यूबी टेट में तो भाई बहुत ज्यादा है। ठीक है, व्हाट इज लोकटक? तो सवाल है लोकटक क्या है? ये खाड़ी है, झील है, नदी है या एक पर्वत श्रेणी का नाम है? ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट मैं आपके देख रहा हूं यहां पे साथ साथ, ताकि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं। ठीक है, बताएं क्या है। जवाब आने शुरू हो गए हैं, फटाफट लोग जवाब दे रहे हैं। बहुत अच्छा, पढ़ाई अच्छी चल रही है। कुछ के रॉन्ग भी आंसर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका लेक। क्या होगा? लेक। यानी हमारे उत्तरी पूर्व नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी जहां मणिपुर की हम बात कर रहे हैं, तो वहां की लोकटक जो है एक झील का नाम है और ये फ्रेश वाटर लेक है। आप इसे बात को समझिए कि ये एक फ्रेश वाटर लेक है, एक झील है और इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साउथ एशिया एलोंग विथ मंचर लेक इन पाकिस्तान। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया मणिपुर की एक झील का नाम है लोकटक। वेयर इज लोनार लेक सिचुएटेड? तो बताइए इसी श्रेणी में लोनार लेक कहां पे है? ठीक है, लोनार लेक कहां पे है? वेयर इज लोनार लेक सिचुएटेड? तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात? बताइए लोनार लेक कहां पे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैटिक क्वेश्चन है। जवाब दे इसका कि लोनार लेक है कहां? यह भी एक जैसे लोकटक झील मणिपुर की एक झील का नाम है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फ्रेश वाटर की झील है, उसी श्रेणी में ये बताइए कि लोनार लेक कहां पे है? इसे हम लोग लोनार क्रेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये एक नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मोनूमेंट है और इसका जो सही, और ये एक जो है सलाइन सोडा लेक है, कहाँ पे है ये? और ये जो है आपका बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में है। और बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज स्पेस रिसर्च, जहां तक हमारे देश के अंतरिक्ष अनुसंधान की बात है, व्योमित्रा इज द नेम ऑफ, वायोमित्रा या व्योमित्रा किसका नाम है?
ये नाम किसका है? इंडिया फर्स्ट मैन्ड मार्स मिशन, पहला जो मंगल मिशन हुआ था इंसान सहित। एंड इंडियन स्पेसक्राफ्ट का नाम है, इंडियन रोबोट का नाम है, या न्यूली फाउंड एस्टेरॉयड का नाम है, उल्का पिंड का नाम है, किसका नाम है? व्हाट इज व्योमित्रा? ठीक है, जवाब करें फटाफट। ये आपको पता होना चाहिए कि व्योमित्रा क्या है। ये हमारे इंडिया के स्पेस रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में ही है। बताएं इसका आंसर। बहुत लोगों का जवाब गलत आ रहा है, शायद आप लोगों ने सुना नहीं है, और कुछ लोग सही उत्तर भी दे रहे हैं इसका। तो मैं जानना चाहूंगा क्या होगा इसका आंसर। इसका सही जवाब है, ये एक इंडियन रोबोट है। आपको लगा होगा कोई स्पेसक्राफ्ट है या एस्टेरॉयड है या मार्स मिशन से है, लेकिन व्योमित्रा कुछ नहीं है, एक इंडियन रोबोट है। ये एक फीमेल लुकिंग स्पेस फेयरिंग ह्यूमनॉइड रोबोट है, बीइंग डेवलप्ड बाय द जो इसरो है उन्होंने किया था टू फंक्शन ऑन बोर्ड द गगनयान। गगनयान पे ये फंक्शन करने के लिए इसे बनाया गया था। ठीक है, जो एक क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट था, इसमें क्रू मेंबर जाएंगे। और व्योमित्रा का उद्घाटन जो है 22 जनवरी 2020 को इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, कहां पे हुआ था? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंड एक्सप्लोरेशन सिंपोजियम इन बेंगलुरु में हुआ था। तो ये एक फीमेल इंडियन रोबोट है। अगला, द सैटेलाइट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। बोल रहा है संचार माध्यम के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए हम जिस सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है? पोलर सैटेलाइट, SLV, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, या IRS-1A? बताएं। द सैटेलाइट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। कम्युनिकेशन का मतलब समझते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, जैसे कि टेलीविजन हुआ, रेडियो हुआ, सैटेलाइट फोन्स हुआ, ठीक है, तो इनके लिए इस्तेमाल होता है। और यही कारण है कि ऐसे सैटेलाइट को टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी भाषा कौन सी है? कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले सैटेलाइट का नाम क्या होता है? इसका सही आंसर होगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, सैटेलाइट फोन्स हो गया। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्वार्फ प्लैनेट? कह रहा है इनमें से कौन किसे एक बौना ग्रह भी कहते हैं? क्या कहते हैं? बौना ग्रह कहते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? मरकरी प्लैनेट, वीनस प्लैनेट, नेपच्यून प्लैनेट, प्लूटो प्लैनेट? बताएं। हु इज कॉल्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट? सवाल तो यही है। बताएं क्या होगा इसका सही आंसर? ठीक है, इसका सही जवाब होगा प्लूटो। इसका सही जवाब क्या होगा? प्लूटो। देखिए, जो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिन्होंने इसकी डेफिनेशन दी थी, उन्होंने कहा था ड्वार्फ प्लैनेट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट ऑर्बिट्स राउंड द सन, हैज एनफ मास टू assume a nearly round shape and has not cleared the neighborhood around its orbit, and of course it is not a moon। ठीक है, हम उसे ही क्या कहते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। अगला सवाल, इंडिया एंटर्ड स्पेस एज बाय लॉन्चिंग, यानी इंडिया ने किसके लॉन्च करने के बाद स्पेस एज में हिस्सा ले लिया था? उसका भी नाम आ गया था अंतरिक्ष के दौड़ में। इंडिया एंटर्ड स्पेस एज बाय लॉन्चिंग व्हाट? भास्करा 1, आर्यभट्टा, एप्पल, अग्नि? जवाब दे।
फटाफट जवाब करें, आपका आंसर आना शुरू हो गया है। ठीक है, इसका सही आंसर जो है अग्नि नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा आर्यभट्ट। इसका जो टेक्निकल सही आंसर है वो है हमारा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो था वो हमारा भारत का पहला सैटेलाइट था, इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट। एंड आपको पता है कि जो हमारे जो भारत के जो फेमस एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट, उनके नाम पे रखा गया था। और ये कब लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट? 19 अप्रैल 1975 को, यानी 19 अप्रैल 1975 को। किसके द्वारा? बाय रशियन रॉकेट लॉन्चर साइट। और इसको किसने बनाया था? इट वॉज बिल्ट बाई इसरो। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद भारत जो है स्पेस एज में शामिल हो गया। विच इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक? इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे विशाल झील का नाम क्या है? उलार, गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर या बैकाल? ये आपको आंसर देना है। लार्जेस्ट मैन मेड लेक, जवाब दे। फटाफट। यहां जो ऑप्शन है उलार, गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर और बैकाल, इसमें जवाब दे। ये बात हो रही है हमारे जो भारत है, भारत देश की बात हो रही है, भारत देश के बाहर का जवाब नहीं देना है। इसका सही जवाब होगा गोविंद सागर। लेकिन याद रखिएगा गोविंद सागर जो है उसका पूरा नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट इज द मिनिमम लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज इन इंडिया? बहुत ही साधारण सवाल है कि हमारे देश में लड़कियों और लड़कों की शादी का लीगल कानूनी रूप से जो मिनिमम एज है वो कितना है, ये आपसे पूछा गया है। सबको पता होना चाहिए। आप सबको पता है कि लड़कियों की शादी कितने साल, ठीक है, लड़कियों की शादी का एज जो है कितना साल होता है। तो फर्स्ट में लड़की है, सेकंड में लड़का है, कितना साल मिनिमम होना चाहिए? ठीक है, लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज इन इंडिया। लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज इन इंडिया। फटाफट जवाब करें। ठीक है, कोई डाउट की तो बात है नहीं। इसका सही जवाब क्या है? 18 साल और 21 साल। ठीक है, इसके पहले भाई कुछ नहीं करना है वरना गैर कानूनी हो जाएगा। इन विच ईयर चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया? ये जो बाल मजदूर जो अधिनियम, प्रिवेंशन अधिनियम जो लागू हुआ था, ये पहली बार कब लागू हुआ था? 2006, 2008, 2011 और 1997। जल्दी जवाब करें। इन विच ईयर चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। आपको कोई एक ईयर बताना है, कौन सा ईयर होगा जिस साल ये जो कानून है ये पास किया गया था। चाइल्ड मैरिज अभी भी काफी प्रचलित है। इसका सही आंसर क्या होगा? 2006। क्या आंसर होगा? 2006। अगला सवाल है, द कॉम्पोजिशन ऑफ लेटेराइट सॉइल इन हायर एरियाज इज? हायर एरिया में लेटेराइट सॉइल का जो कॉम्पोजिशन होता है जिनसे ये बना है, ठीक है, वो क्या है? अल्कलाइन, सलाइन, एसिडिक, बैलेंस्ड। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? यानी कि लेटेराइट सॉइल जहां पे होता है या लेटेराइट सॉइल जिससे बनता है वो ज़्यादातर किस नेचर का होता है? वो सॉइल जो है किस नेचर का होता है? अल्कलाइन होता है, सलाइन होता है, एसिडिक होता है कि बैलेंस्ड होता है? ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी सॉइल के चलते जो है कई जगह खेती नहीं हो पाती है, खेत बंजर हो जाते हैं, किसान फसल नहीं उगा पाते हैं, है कि नहीं? अगर मान लीजिए बाढ़ के चलते, बाढ़ का पानी अगर लेटेराइट सॉइल लाके अगर अच्छे खेत में डाल देता है तो वहाँ फिर खेती नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये मिट्टी बहुत ही, सही आंसर क्या होगा? एसिडिक होती है। सही आंसर क्या होगा? ये काफ़ी एसिडिक होती है। ठीक है, अगला सवाल, हाउ कैन सॉइल एरोजियन बी कंट्रोल्ड ऑन हिल स्लोप्स? पहाड़ी ढलान पे सॉइल एरोजियन यानी मिट्टी अपरदन, यानी मिट्टी बर्बाद होके कट के जो बह जाती है, मिट्टी बर्बाद हो जाती है, जमीन छोड़ देती है, मिट्टी निकल जाती है, ढीली पड़ जाती है, इसे कैसे कंट्रोल करेंगे? फॉरेस्टेशन, स्टेप फार्मिंग,
स्ट्रिप क्रॉपिंग, लीनियर कॉन्टूर प्लाविंग। बहुत ध्यान से जवाब दे, हड़बड़ी ना करें, मुझे पता है बहुत लोग जवाब हड़बड़ी में देंगे। ठीक है, सही सही जवाब दे। हाउ कैन सॉइल एरोजन बी कंट्रोल्ड ऑन हिल स्लोप्स? बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। हाउ कैन सॉइल एरोजन बी कंट्रोल्ड ऑन हिल स्लोप्स? करे जवाब। इसका सही जवाब होगा लीनियर कॉन्टूर प्लाविंग। बहुत लोग आपको कह रहे हैं कि स्टेप फार्मिंग होगा, नहीं, स्टेप फार्मिंग भी एक तरीका होता है जिससे हम सॉइल एरोजन को रोक सकते हैं, मिट्टी की बर्बादी कम होती है, पर उससे भी बेहतर तरीका होता है जिसका नाम है लीनियर कॉन्टूर प्लाविंग। आगे है, विच सॉइल इज बेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन? यानी कपास की खेती के लिए इनमें से किस मिट्टी का सबसे बेहतर विकल्प होता है कपासी खेती के लिए? कपासी खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे बेहतर होती है? ये सवाल ये है। ब्लैक सॉइल, लोम सॉइल, एलुवियल सॉइल, पिटी सॉइल। आप में से बहुत लोगों ने इसका आंसर शुरू भी कर दिया है और बहुत अच्छा सही आंसर भी दे रहे हैं। कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, मैं ज़्यादा समय में नहीं लूंगा, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ब्लैक सॉइल, यानी कि काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत ज़बरदस्त होती है, ठीक है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप ग्रोथ इन एलुवियल सॉइल रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर? दोमट मिट्टी में आखिर वो कौन सी फसल है जिसकी पैदावार अच्छी करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ती है? दोमट मिट्टी में कौन सी फसल है? चाय, व्हीट, राइस, पीनट, जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो पता है आखिर वो किसकी खेती होती है जहाँ पे उसके खेतों में बहुत ज़्यादा पानी का होना ज़रूरी होता है? बताएं। आपने देखा भी होगा, अगर आपने कभी खेत घूमा होगा उस मौसम में, खासा गर्मी के मौसम में, तब देखा होगा उस समय खेतों में किस फसल की खेती होती है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? राइस, यानी कि चावल की खेती जब करते हैं तो उसके जड़ों में हमेशा खेतों में पानी जमा होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। आगे, पेट्रोलॉजी आखिर किस चीज़ की स्टडी है? किसके अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं? लैंड, मिनरल, रॉक या सॉयल? आपके कमेंट आने ऑलरेडी स्टार्ट हो गए, बताइए पेट्रोलॉजी जो है किसकी स्टडी है? इसका सही जवाब होगा रॉक। चट्टानों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आगे देखें, द कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा हैव टू फेस विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल कैलामिटी? ये जो समुद्री तटीय क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का और उड़ीसा का, और आप इस साल भी आपने खबरों में सुना होगा कि इसके कौन सी प्राकृतिक आपदा है, कौन सी नेचुरल कैलामिटी है जो बहुत ज़्यादा इन दो राज्यों को झेलनी पड़ती है? वो क्या वो साइक्लोन है, क्या वो अर्थक्वेक है, क्या वो लैंडस्लाइड है, यानी कि बारिश में मिट्टी चट्टान ढह के नीचे गिर जाती है खासकर पहाड़ी इलाकों में, या फिर टोर्नाडो चक्रवात है, ठीक है। ये इसका आंसर करें। और आप लोगों ने हमेशा गर्मी के मौसम में आपने इसके बारे में चर्चा भी सुनी होगी, बहुत लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। कॉमन क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा? साइक्लोन, यानी कि चक्रवात। हर साल इनको ये झेलना पड़ता है, खासकर गर्मी के मौसम में जब वातावरण काफ़ी ज़्यादा परिवर्तित हो जाता है। टू इंड्यूस स्लीप नैर्कोटिक ड्रग्स टेकन में इंक्लूड, यानी कि नींद को प्रभावित करने के लिए जो नैर्कोटिक ड्रग्स लेते हैं उसमें क्या होता है? हेरोइन, मॉर्फिन, ओपियम, ऑल ऑफ द अबव? जवाब करें, क्या होता है? नैर्कोटिक्स जिससे आपका जो है दिमाग जो है काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है उसके नर्व पे, न्यूरॉन पे, ठीक है। तो स्लीप को इंड्यूस करने के लिए जो नैर्कोटिक ड्रग्स का इस्तेमाल होता है उसमें क्या क्या शामिल होता है? हेरोइन, मॉर्फिन, ओपियम। आपको सब पता है, हेरोइन पता है, मॉर्फिन पता है, ओपियम जो गांजे की खेती होती है, ठीक है। तो नैर्कोटिक तो तीनों के तीनों तो नैर्कोटिक प्रोडक्ट ही है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। डिजीज कॉज्ड बाय अल्कोहलिज्म, यानी ज़्यादा शराब पीने से जो बीमारी होती है
वो क्या है? लंग कैंसर, हेपेटाइटिस, एड्स और डायबिटीज। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर करें। ज़्यादा शराब पीने वाले को कौन सी बीमारी होती है? तो आपको पता है ज़्यादा शराब पीने वाले को उसका लीवर जो है डैमेज हो जाता है, जिससे हम लोग लीवर सिरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर सिरोसिस कहते हैं। ठीक है, इसमें SGOT और SGPT जो दो एलिमेंट्स है, ग्लैंड है, ये इनकी जो हार्मोन्स है काफ़ी ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है, जिससे लीवर काफ़ी ख़राब होता है। पर इसे डिजीज़ के लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग कहते हैं हेपेटाइटिस। क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस कहते हैं इसको। अगला सवाल, ओपियम कहाँ से मिलता है? किससे मिलता है ओपियम? क्या ये पापावर्स सोमनीफेरम, एलोवेरा, सिंकोना, सेंटेला, एसियाटिका? ठीक है, कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, कहाँ से प्राप्त होता है? ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जवाब करें फटाफट, जवाब आने शुरू भी हो गए आप लोगों के। बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी आप लोग जुड़े। काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि ये जो 100 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, मैं कोशिश करूँगा इसको 3 सेशन में बांटने का, क्योंकि एक सेशन काफ़ी लंबा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर जो सेशन है उसे छोटा रखें, तो मैंने कोशिश की है 30-30 क्वेश्चन का मैं सेशन रखूँ आप लोगों की, ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो 3 वीडियोज़ बनेंगी, 30, 30 और 40 की। इसका जवाब होगा, ठीक है, पापावर सोमनीफेरम। ठीक है, ओपियम जो है इससे प्राप्त होता है। सिंपल भाषा में कहे तो ये कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द ओपियम पॉपी। ये क्या होता है? ड्राइड लेटेक्स होता है, ड्राइड लेटेक्स। ठीक है, व्हेन नेशनल चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन अथॉरिटी वाज फॉर्म्ड। कह रहा है कि नेशनल चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन अथॉरिटी कब बनाया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन देखिए, जवाब दीजिए। 16 अगस्त 1996 होगा, 5 जून 1990, 22 जुलाई 2002, 26 सितंबर 1994। कौन सा सही जवाब होगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नेशनल चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन, चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन, जो बाल मजदूर होता है इसको दूर करने के लिए जो अथॉरिटी बनाई गई, इसका नाम है नेशनल चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन अथॉरिटी। कब बनाई गई थी? सही जवाब होगा हमारा 26 सितंबर 1994। आंसर का मिलान कर ले, 26 सितंबर 1994। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर चाइल्ड लेबर। इनमें से कौन चाइल्ड लेबर में नहीं आता है, जिसे बाल मजदूर में नहीं आता है? बाल मजदूर नहीं कहते हैं। चिल्ड्रन वर्किंग इन फैक्ट्रीज, चिल्ड्रन वर्किंग इन ग्रोसरी शॉप्स, चिल्ड्रन वर्किंग इन होटल्स, चिल्ड्रन वर्किंग इन देयर एग्रीकल्चरल फील्ड्स। जवाब दे। फैक्ट्री में काम करना, ग्रोसरी शॉप में काम करना, होटल में काम करना, अपने खेत में काम करना, देयर। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को आंसर मिल गया होगा और जवाब भी आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह। सारे के सारे जोश में है इस बार, तो उड़ा देना है एग्जाम को एकदम। WBTET 2014 को उड़ा देना है, चिंता ना करें। जितना क्वेश्चन आप लोग करा दिया गया, जितने सेशंस हम लोग ने लिए हैं चाइल्ड पेडागोगी, EVS वगैरह, मैथ्स सारे के, सबके सबसे क्वेश्चन कॉमन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा चिल्ड्रन वर्किंग इन देयर एग्रीकल्चरल फील्ड्स। ये आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ व्हाट शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री। इस उम्र के नीचे किसी भी बच्चे को किसी फैक्ट्री में काम नहीं करवाया जाना चाहिए। ठीक है, 14 साल, 20 साल, 15 साल, 18 साल। जवाब करें, क्या होगा इसका सही जवाब? बताएं। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ व्हाट शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री। ठीक है, आप में से बहुत लोग इसका आंसर 18 साल दे रहे हैं, लेकिन टेक्निकली टिपिकली ये इसका आंसर नहीं है। सही आंसर क्या होगा हमारा? 14 साल। क्या होगा? आर्टिकल 24 जो है, आर्टिकल 24 कहता है, आर्टिकल 24 क्या है? यह है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रियों में बच्चों को काम करने से नियम से जो बनाए गए, जो रोका जाता है, आर्टिकल 24 डील करता है, जहाँ कहता है
कि 14 साल से नीचे के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री, माइन या किसी भी हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट में जहां उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंच सकती है वहां एम्प्लॉयड नहीं किया जा सकता है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि पेनिनसुलर भारत का सबसे लंबी नदी का नाम क्या? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। बताएं इसका आंसर, जल्दी करें, सेशन अब बहुत फास्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोग को सिर्फ ऑप्शन टाइप करना है बस। इसका सही जवाब होगा गोदावरी। इसका सही जवाब क्या होगा? गोदावरी। पेनिनसुलर भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गोदावरी। ठीक है। विच रिवर ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज वृद्ध गंगा? वृद्ध का मतलब होता है बहुत ज्यादा फैला हुआ या बहुत ज्यादा बड़ा। तो कह रहा है भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। ठीक है। विच रिवर ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज वृद्ध गंगा? ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा? फिर से गोदावरी। क्या होगा? गोदावरी को ही वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। ये कहाँ से? ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से इसका उत्पत्ति होती है। पूर्व की तरफ महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा से बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाके जमा हो जाती है। ठीक है। द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड, दो नदियों के बीच जो उपजाऊ जमीन होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच जो उपजाऊ जमीन होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्रेनेज बेसिन, वाटरशेड, दोआब, लोलैंड और टेरान। क्या कहते हैं? जवाब करें जल्दी, 10 से 15 सेकंड समय मिलेगा आपको, सिर्फ ऑप्शन टाइप करना है। ठीक है। जवाब करें। इसका सही जवाब होगा दोआब। दो नदियों के बीच जो एक फर्टाइल और उपजाऊ भूमि होती है, जमीन का टुकड़ा होता है जहां पैदावार अच्छी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं ज्योग्राफिकल में? दोआब कहते हैं। विच इज द रिवर नोन एज सांगपो इन तिब्बत? तिब्बत में आखिर किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? क्या वह गंगा है, ब्रह्मपुत्र हो सकता है, इंडस या तीस्ता की भी संभावना है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तिब्बत में आखिर किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? टी यहाँ पे साइलेंट है। सांगपो। जल्दी से आंसर करें। क्या वो ए होगा, क्या वो बी होगा, क्या वो सी होगा, क्या वो डी होगा? ठीक है। इसका सही जवाब होगा आपका ब्रह्मपुत्र। यानी ब्रह्मपुत्र नदी को जब वो तिब्बत में जाती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? सांगपो नदी से पुकारते हैं। अगला सवाल, वेयर इज द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी? अलकनंदा और भागीरथी जहां मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेयर इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी? आपने केदारनाथ के, उत्तराखंड के बहुत सारी नदियों का आपने पिक्चर कई बार फेसबुक में, व्हाट्सएप में, कई सारे रील्स वगैरह में देखा होगा जहां दो नदियां अलग अलग कलर की देखते होंगे। ठीक है। एक तो बहुत नीली या हरे रंग की और एक सफ़ेद रंग की नदी आपस में मिलती है जो कि अलकनंदा और भागीरथी है। उस संगम स्थल का नाम क्या है? क्या वो देव प्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है? कौन सा प्रयाग है? ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा, उसे कहते हैं देव प्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी नदी आपस में आके मिल जाती है। ठीक है। बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है। द सौरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक किसे कहते हैं? बिहार के लाला नहीं, बिहार के शोक। शोक मतलब बिहार के लिए सबसे बड़ा तकलीफ है, ये किसे कहते हैं? क्या दामोदर नदी है, कोसी नदी है, सोन नदी है, गंडक नदी है? बताइए इसका आंसर। द सौरो ऑफ बिहार इज, बताइए। इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, कोसी। क्या होगा? कोसी। हर साल ये बाढ़ लेके आती है और इतनी बाढ़ लेके आती है कि 21,000 स्क्वायर किलोमीटर में जितनी भी उपजाऊ भूमि होती है इसको पूरा तहस नहस करके छोड़ देती है, जिससे वहाँ का जो ग्रामीण कृषि है, जो अर्थव्यवस्था है, वो पूरी तरह से उसकी कमर जो है टूट जाती है। लोग पूरी तरह से बेरोजगार हो जाते हैं।
बेघर हो जाते हैं। अर्थ इज अ, अब बताइए पृथ्वी क्या है, बताइए, क्या ये गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट है, क्या ये बैड एब्जॉर्बर ऑफ हीट है, क्या ये गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट एंड गुड रेडिएटर ऑफ हीट है, क्या ये बैड एब्जॉर्बर एंड बैड रेडिएटर ऑफ हीट है, ये आपको बताना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बताइए एनवायरनमेंट का सवाल है ना, बताइए क्या होगा इसका आंसर, कोशिश कीजिए और जल्दी आप लोग जुड़िए। बहुत लोग लेट से जुड़ रहे हैं, ऐसे पढ़ाई कैसे चलेगी, जल्दी बताएं। अर्थ क्या है, आंसर आ रहे हैं, ऑप्शंस भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं आप लोग, आंसर जरूर दें। गलत हो सही हो कोई बात नहीं है, गलत करते हैं तो और भी अच्छा, जब सही आंसर आपको मिलेगा तो आपको परमानेंट दिमाग में जो है ना वो फोटो मेमोरी तक छप जाएगा दिमाग में कि इसका आंसर सर ने क्या बताया था। तो अर्थ क्या है, यह है बैड एब्जॉर्बर एंड बैड रेडिएटर ऑफ हीट, बैड एब्जॉर्बर भी ऑफ हीट है और ये बैड रेडिएटर भी, बैड रेडिएटर ऑफ हीट है, दोनों में क्या है, बैड है, याद रखिएगा, बैड 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 मैन। ठीक है, अगला सवाल, इन विंटर सीजन वाटर कमिंग आउट फ्रॉम हैंड पंप्स इज हॉट, कह रहा है सर्दी के मौसम में आप जो हैंड पंप चलाते हैं, है ना, जो हाथ वाला पंप चलाते हैं, वहां से निकलने वाली पानी गर्म होती है, बाहर के पानी के टेम्परेचर की तुलना में हैंड पंप से निकलने वाले पानी जो है वो गर्म होता है, और इसका कारण बताइए क्या है। आपके पास ऑप्शन है, देखें ऑप्शंस और करें इसका आंसर क्या होगा, बताएं। इसका सही जवाब होगा इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द अर्थ टेम्परेचर इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो तापमान है वो पृथ्वी के बाहर जो वायुमंडल का तापमान है उससे ज़्यादा होता है। आपको पता है मैंने पढ़ाया था जियोथर्मल एनर्जी, है ना, जियोथर्मल एनर्जी जो अंदर की जो ऊर्जा होती है, जो गैस और गर्माहट होती है, इसको निकालने के लिए जगह जगह फैक्ट्री और पंप लगाए गए हैं ताकि इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया सके। तो अंदर का तापमान जो होता है वो बाहर के वायुमंडलीय तापमान से गर्म होता है, इसलिए जब हम लोग हैंड पंप से पानी निकालते हैं तो बाहर के पानी की तुलना में वो क्या होता है, गर्म होता है। क्या होता है, गर्म होता है। और बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्या सवाल है ये, बोलिए ऐसा सवाल नहीं आएगा, जरूर आएगा। द हाउस मेड ऑफ स्नो, बर्फ से बनने वाले घर को क्या कहते हैं भैया, बर्फ से जो घर बनता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, बर्फ के घर को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं, रैन बसेरा कहते हैं, ग्रीन हाउस कहते हैं, इन कहते हैं। देखिए इन माने सराय, यात्री लोग जब कहीं जाते हैं रास्ते में जो सराय मिल जाता है रहने के लिए उसे हम लोग इन कहते हैं, सराय घर। रैन बसेरा दिल्ली में वगैरह में काफ़ी जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए रैन बसेरा बनाए गए हैं। ग्रीन हाउस है, इग्लू है। तब पता है कि बर्फ़ से बनने वाले घर, और आंसर भी आपके आ रहे हैं तो बहुत आसान सवाल है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं, इग्लू, इलू नहीं, इग्लू। अब देखिए ये एक सवाल मैंने यहाँ पर दिया है, सवाल है द रूफ इज टिपिकली इरेक्टेड बाई हाई गेबल्स टू ओवरकम हैवी रेनफॉल इन द रीजन। ठीक है, छत जो बनाया गया है बहुत ही हाई गेबल्स, ताकि जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है उसको झेल सके। वेयर वॉल्स आर यूजुअली टिम्बर फ्रेम, जो उनके दीवार हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं, बांस के बने हुए हैं, सीमेंट से प्लास्टर्ड किए हुए हैं। विथ हाई सीलिंग्स एंड वेल वेंटिलेटेड रूम्स, सीलिंग बहुत ऊंचा है, हवा आने जाने के लिए पूरी तरह वेंटिलेशन बना के रखा गया है। फ्लोरिंग जो है वो आइदर वुडन है, मतलब लकड़ी का या बांस का, और कंक्रीट विथ टाइल्ड वगैरह लगाया गया है, मोजाइक या स्टोन लगाया गया है, सरफेसिंग विथ स्टिल्स। तो ये जो गांव है, ये जो गांव में बनने वाले जो घर की खासियत बनाई गई है,
ये गांव कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, आसाम, तमिलनाडु, उत्तराखंड। आखिर किस जगह इस तरह के घर मिलते हैं जहाँ बारिश से बचने के लिए काफ़ी ऊंचा, मैंने नीचे से लगभग समझिए 10 से 12 फीट ऊपर बनाया जाता है घर। बांस के बनते हैं, लकड़ी के बनते हैं, हाई सीलिंग होता है, वेल वेंटिलेटेड रूम्स होता है, फ्लोरिंग वुडन का होता है या स्टोन से बनाए जाते हैं। तो ये घर आखिर कहाँ की खासियत है? ठीक है, बताएं इसका आंसर। देखिए ईवीएस का ही सीधा सवाल है। इसका सही जवाब क्या होगा? आसाम। सही जवाब क्या होगा? आसाम। अगला सवाल है हैबिटेट ऑफ डॉग फिश। हैबिटेट ऑफ डॉग फिश यानी कि जो डॉग फिश है इसका घर कहाँ है, कहाँ रहता है? रिवर, पॉन्ड, लेक, सी। कहाँ रहता है? रिवर, पॉन्ड, लेक, सी। ये इस वीडियो का 48वां सवाल है, यानी 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पहुंच गए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में, इस लाइव सेशन में और 2 सवाल बचे हैं। इसके बाद दूसरी वीडियो ठीक इसके बाद आ जाएगी, तो बने रहिएगा। मैं फिर आ रहा हूं इस वीडियो के बाद थोड़े से ब्रेक लेकर। ठीक है, इसका सही जवाब होगा सी। डॉग फिश का जो हैबिटेट है वो क्या है? समुद्र में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 49, पिचर प्लांट जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नेपेंथिस कहते हैं, क्या है? इज नॉट फाउंड इन इंडिया, भारत में ही नहीं मिलता है। क्लेवरली ट्रैप्स एंड ईट्स फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड माइस। बहुत ही चालाकी से ये मेंढक, कीड़े मकोड़े और चूहों, छोटे मोटे चूहों वगैरह को खा लेता है। एमिट साउंड्स ऑफ हाई पिच टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहुत ही उच्च आवाज, बहुत ही हाई वॉइस निकालता, आवाज निकलती है यहाँ से। हैज माउथ कवर्ड विथ टाइनी हुक्स, और इसका मुख जो है छोटे छोटे हुक से क्या होता है? कवर्ड रहता है। ये बताना है पिचर प्लांट के बारे में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 48, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, जल्दी इसका आंसर करें। अब बताएं क्या होगा। पिचर प्लांट आपका क्वेश्चन नंबर 49 है। ठीक है, इसके बाद एक सवाल और है, तो आंसर देख लेता हूं मैं आपके अपने आंसर क्या दे रहे हैं। सभी लोग जुड़ जाएं और आंसर करें। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर होगा पिचर प्लांट क्लेवरली ट्रैप्स एंड ईट्स फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड माइस। और इस वीडियो का जिसमें हम लोग लाइव है इस वक्त और आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग लगातार क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही मेहनत से इसको बनाया गया है, रिसर्च करके बनाया गया, आप लोगों को काम आएगा, ये बेकार नहीं जाएगा। ठीक है, इस लाइव सेशन का अंतिम सवाल, रीड द स्टेटमेंट्स एंड इंडिकेट द करेक्ट वन। स्टेटमेंट पढ़िए, बताइए कौन सही है। प्लांट्स रिलीज वाटर वेपर बाय ट्रांसपीरेशन टू एटमॉस्फेयर। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के जरिए पौधे वाटर वेपर बाहर छोड़ते हैं। रेजिन इज अ प्लांट प्रोडक्ट। रेजिन पौधे से मिलने वाला एक प्रोडक्ट है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट प्रोपगेट बाय सीड्स। नॉन फ्लावरिंग जो प्लांट होता है वो बीजों के फैलने से होता है। आपको बताना है कौन सी बात सही है। ये इस वीडियो का लाइव सेशन का अंतिम सवाल है। इसके बाद दूसरी वीडियो आ रही है लगातार, इसके बाद तो बने रहिएगा लाइव चैट पे। मैं फिर से आपके साथ दूसरी वीडियो में जुड़ जाऊंगा, 5 मिनट की ब्रेक लूंगा, जुड़ जाऊंगा। उसके अंदर आप लोग चाय कॉफी ले ले, दोस्तों को बता दे, उन्हें भी कहे जुड़ने के लिए। तो इस सवाल का सही जवाब जो है, ऑप्शन तो आप लोग दे रहे हैं, देख लेते हैं क्या है। 1, 2 आर करेक्ट बट 3 इज रॉन्ग। ये जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है प्रोपेगेट बाय सीड्स, ये गलत बात है। बाकी दोनों सही है कि प्लांट्स तो ट्रांसपिरेशन के जरिए ही पानी को भाप में बदलते हैं, छोड़ते हैं, और रेजिन कुछ नहीं है, रेजिन एक प्लांट प्रोडक्ट ही है। तो 1 और 2 सही है, पर 3 नंबर गलत है। देख लीजिए 3 नंबर गलत है। तो स्टूडेंट्स इस लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस 50 बेहतरीन सवालों को, जो मुझे लगा कि ईवीएस में थोड़ा सा गैप रह गया है, तो क्यों ना 1 वीडियो 2 वीडियो और बनाया जाए। इसके बाद और ईवीएस की वीडियो नहीं बनेगी, मतलब फिलहाल नहीं बनेगी जब तक परीक्षा ना हो जाए। काफ़ी वीडियो मैंने दे रखी है, ठीक है। उसके बाद मैं इंग्लिश पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी की बहुत सारी वीडियोस दूंगा, सब रखे, सब कुछ मिलेगा। और 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक लगातार WB टेट के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व किया जाएगा, चाहे वो चाइल्ड पेडागोगी हो, मैथ्स पेडागोगी, इंग्लिश पेडागोजी, या आपका ईवीएस पेडागोजी या हिंदी पेडागोजी, सभी के प्रीवियस ईयर के पेपर लेके मैं और रतन सर आएंगे। और दिन में कम से कम 4 से 5 वीडियोस आपको लगातार मिलेगी, जहां पे सिर्फ क्वेश्चन होंगे और आंसर होंगे, सिर्फ क्वेश्चन होंगे और आंसर होंगे। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वो कर चुके हैं, समय जाया नहीं करेंगे, सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे WB टेट का, ठीक है। तो ये था आज का लाइव सेशन। आपसे अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए मेरे साथ और रखें अपना पूरा ख्याल। थैंक यू।